Welcome to Nexa Fiction Novel Channel. Beneath her innocent smile. चैप्टर 15 जब सबसे मजबूत इंसान टूट गया। करीब 15 मिनट तक कार बिना किसी मंजिल की परवाह किए सुनसान सड़कों पर चलती रही। पूरे रास्ते कार के अंदर खामोशी पसरी हुई थी। आर्यांश की निगाहें सामने सड़क पर थीं, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाड़ी नहीं चला रहा, बल्कि अपने अंदर उठ रहे तूफान से भागने की कोशिश कर रहा हो। आर्या भी चुपचाप बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहना सही होगा। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनके सामने शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं। आखिरकार कार शहर से दूर एक पहाड़ी रास्ते पर आकर रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा था। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, ठंडी हवा और डूबती हुई शाम का धुंधला सा नजारा दिखाई दे रहा था। आर्यांश बिना कुछ कहे कार से बाहर निकला। वह धीरे धीरे चलते हुए पहाड़ी के किनारे जाकर खड़ा हो गया। उसकी निगाहें सामने फैली हुई वादियों पर थी, लेकिन वह उन्हें देख नहीं रहा था। वह तो बस अपने भीतर के दर्द में डूबा हुआ था। कुछ सेकंड बाद आर्या भी कार से बाहर आई और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। दोनों कुछ देर तक चुप रहे। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक आर्यांश ने धीमी आवाज में कहा, मैं थक गया हूं। यह कहते हुए उसकी आवाज टूट गई। बहुत थक गया हूं। बहुत दर्द हो रहा है, आर्या। उसकी आवाज सुनकर आर्या ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज में वह मजबूती नहीं थी जो हमेशा रहती थी। ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि यह सब मेरे साथ क्यों हुआ। पहले भी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया है, जैसे सब खत्म हो गया हो। आर्या चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। वह जानती थी कि इस समय उसे बोलने से ज्यादा सुनने की जरूरत है। आर्यांश ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, लोग कहते हैं कि समय हर दर्द को ठीक कर देता है, लेकिन अभी तो मुझे 1 मिनट भी 1 साल जैसा लग रहा है। माँ की आवाज बार बार कानों में गूंज रही है। पापा का चेहरा बार बार आंखों के सामने आ रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। जानती हो सबसे बुरी बात क्या है? मैं करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। पूरे बिजनेस वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन आज मैं अपने माँ पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं इतना शक्तिशाली होकर भी बेबस खड़ा था। पहली बार उसकी आवाज भर्रा गई। जानती हो मुझे सबसे ज्यादा किस बात का दर्द है? आर्या ने उसकी तरफ देखा। क्या? आर्यांश की आंखें भर आईं। मैं वहां था, आर्या। सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। मैंने अपनी माँ और पापा को तड़पते देखा, और मैं कुछ नहीं कर पाया। लोग कहते हैं मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ एक बेटा था। एक ऐसा बेटा जो अपने माता पिता को बचा नहीं पाया। बार बार लगता है, अगर मैं थोड़ा पहले समझ जाता, अगर मैं उन्हें रोक लेता, अगर मैं कुछ कर पाता, तो शायद आज वो दोनों मेरे साथ होते। एक आंसू उसकी आंखों से निकलकर गाल पर बह गया। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं हमेशा उनकी रक्षा करूंगा, लेकिन मैं अपना वादा नहीं निभा पाया, आर्या। आर्या ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। यह आपकी गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने उनसे यह सब छीन लिया। और मुझे यकीन है, नित्या मॉम और राजवीर अंकल कभी नहीं चाहेंगे कि आप खुद को इसके लिए दोष दें। आर्यांश चुप हो गया।
कुछ पल बाद उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जिसने भी यह किया है, मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा और उसे उसके किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्या धीरे से आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। आर्यांश बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। उसने न तो उसे रोका और न ही कुछ कहा। शायद उसे इस समय किसी सहारे की जरूरत थी। कुछ देर बाद आर्या ने धीरे से कहा, अगर तकलीफ हो रही है तो उसे बाहर आने दीजिए। हर दर्द को अकेले सहना जरूरी नहीं होता। आप हर समय मजबूत बनने की कोशिश क्यों करते हैं? आप भी इंसान हैं। आपको भी दर्द होता है। आपको भी रोने का हक है। आर्यांश कुछ नहीं बोला। उसने भी धीरे से अपने हाथ बढ़ाकर आर्या को पकड़ लिया, जैसे वह पहली बार किसी के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार कर रहा हो। पता है सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? आर्या ने उसकी तरफ देखा। क्या? जब कोई अपना हमेशा के लिए चला जाता है। उसकी आंखें नम हो गईं। और उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब वह इंसान आपकी पूरी दुनिया हो। मुझे समझ नहीं आता, जो लोग मेरे सबसे करीब होते हैं वो ही मुझसे दूर क्यों चले जाते हैं? उनके जाने के बाद इतनी तकलीफ क्यों होती है? क्यों ऐसा लगता है जैसे जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए खो गया हो? आर्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं आपको एक बात बताऊं? आर्यांश ने उसकी तरफ देखा। जब मैं छोटी थी तब मैं बार बार दादी और पापा से एक ही सवाल पूछती थी, मेरी मम्मी कहाँ है? सबके पास मम्मी है, मेरी क्यों नहीं है? उस समय मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी यही है। मुझे लगता था कि शायद मैं दुनिया की सबसे अकेली लड़की हूँ। जब स्कूल में बच्चों को उनकी मम्मियों के साथ देखती थी तो बहुत बुरा लगता था। कई रातें रोते हुए गुजरी थी। आर्यांश ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था। आर्या ने आगे कहा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक बात समझ आई। किसी एक इंसान के जाने से प्यार खत्म नहीं हो जाता। जो लोग हमसे प्यार करते हैं वे हमेशा किसी न किसी रूप में हमारे साथ रहते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा हैं, दादी हैं, दादू हैं, मेरे भाई हैं। इतने सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं। और मेरी माँ। उसने आसमान की तरफ देखा। वो भले मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका प्यार हमेशा मेरे साथ है। हवा का एक झोंका उनके पास से गुजरा। आर्या की आवाज और नरम हो गई। और नित्या मॉम। उन्होंने मुझे बहुत कम समय में इतना प्यार दिया कि मुझे पहली बार समझ आया कि माँ कैसी होती है। उनकी बातों में अपनापन था। उनकी मुस्कान में सुकून था। जब भी वो मेरे सिर पर हाथ रखती थी तो अजीब सी शांति महसूस होती थी। उसकी आंखें भी भर आईं। आज उन्हें खोकर मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा अचानक छिन गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर आर्या ने कहा, लेकिन अगर वो आज यहाँ होती तो क्या चाहती? आर्यांश ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या वो चाहती कि आप खुद को इस तरह तोड़ लें? क्या वो चाहती कि उनका बेटा हार मान ले? नहीं। वो हमेशा आपके बारे में गर्व से बात करती थी। वो कहती थी कि उनका बेटा सबसे मजबूत है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। आर्या आगे बोली, आपके दो छोटे भाई हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को खोया है। आपके दादा दादी हैं। उन्होंने अपने बेटे और बहू को खोया है। इस समय सब टूटे हुए हैं। और सच कहूं तो उन्हें सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आर्यांश चुपचाप सुनता रहा। आपको मजबूत बनना होगा।
अपने लिए नहीं तो उनके लिए। क्योंकि जब परिवार का सबसे मजबूत इंसान टूट जाता है तो बाकी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। आपको उनके लिए खड़ा होना होगा, उन्हें संभालना होगा, उन्हें यह एहसास दिलाना होगा कि वो अकेले नहीं हैं। मुझे नहीं पता दर्द कैसे खत्म होता है, लेकिन मैंने इतना जरूर सीखा है कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो कभी पूरी तरह हमें छोड़कर नहीं जाते। यही जिंदगी है। जो लोग हमसे दूर चले जाते हैं वे हमारी यादों में हमेशा रहते हैं और उनकी सीख हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। कुछ देर बाद आर्यांश ने धीमी आवाज में पूछा, और अगर मैं यह सब नहीं कर पाया तो? आर्या ने तुरंत जवाब दिया, आप कर पाएंगे, क्योंकि आपकी माँ को आप पर भरोसा था, आपके पिता को आप पर भरोसा था। और कभी-कभी वह हल्का सा मुस्कुराई। हमें खुद पर भरोसा न हो तब भी उन लोगों के भरोसे के लिए आगे बढ़ना पड़ता है जो हमसे प्यार करते हैं। आर्यांश की आंखें, उनमें सिर्फ दर्द नहीं था, एक छोटी सी दृढ़ता भी दिखाई दे रही थी। शाम अब धीरे धीरे रात में बदल रही थी। दूर शहर की रोशनियां चमकने लगी थी। आर्यांश ने आसमान की तरफ देखा, फिर बहुत धीरे से कहा, माँ हमेशा कहती थी कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। आर्या मुस्कुराई, तो फिर उनकी बात गलत मत होने दीजिए। कुछ पल बाद आर्यांश ने सिर हिलाया। उसके दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। शायद इतना बड़ा दर्द कभी जल्दी कम नहीं होता। लेकिन अब उसके पास आगे बढ़ने की एक वजह थी। अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता की याद के लिए और उन लोगों के लिए जो अब भी उसके साथ थे। पहाड़ी पर खड़े दोनों लोग कुछ देर तक खामोशी से दूर फैली रोशनियों को देखते रहे। और शायद उसी खामोशी में आर्यांश ने पहली बार अपने टूटे हुए दिल को संभालने की कोशिश शुरू की। दुनिया वैसी ही थी, लेकिन आर्यांश की दुनिया बदल चुकी थी। आज उसने सिर्फ अपने माता पिता को नहीं खोया था, उसने अपने जीवन का सबसे सुरक्षित हिस्सा खो दिया था। और उसी अंधेरे में पहली बार कोई उसके साथ खड़ा था, बिना सवाल पूछे, बिना कोई शर्त रखे। लेकिन आर्यांश की जिंदगी दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक वह जो अपने माता पिता के साथ था, और एक वह जिसे अब उनके बिना जीना था। और शायद इसी अंधेरे की शुरुआत में आर्या उसकी जिंदगी की पहली रोशनी बनकर खड़ी थी। थोड़ी देर तक दोनों वहीं खामोश खड़े रहे। पहाड़ों के बीच बहती ठंडी हवा जैसे उनके अंदर के शोर को धीरे धीरे शांत करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार आर्या ने कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए। आर्यांश ने उसकी तरफ देखा, फिर हल्के से सिर हिला दिया। दोनों वापस कार की तरफ बढ़ गए। रास्ते भर पहले जैसी खामोशी नहीं थी, लेकिन कोई बातचीत भी नहीं हुई। कभी-कभी किसी इंसान का साथ ही काफी होता है, शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ देर बाद आर्यांश ने गाड़ी चलाते हुए धीमी आवाज में कहा, थैंक यू, आर्या। आर्या ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी दर्द था, लेकिन पहले जैसा बिखराव नहीं था। आर्या ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। परिवार के लोग एक दूसरे का साथ देते हैं। आर्यांश कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी नरमी दिखाई दी। करीब 20 मिनट बाद कार अस्पताल के बाहर आकर रुक गई। दोनों अंदर चले गए। अस्पताल का वही लंबा कॉरिडोर, वही सफेद दीवारें, वही भारी माहौल। लेकिन अब हर किसी के चेहरे पर दर्द और भी गहरा हो चुका था। वेटिंग एरिया में पूरा परिवार मौजूद था। वाणी जी की आंखें
रो रो कर सूज चुकी थी। वीरेंद्र जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उनकी आंखों में ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता था। एक पिता ने अपना बेटा खोया था, और यह दर्द शायद दुनिया का सबसे बड़ा दर्द होता है। रूहान एक कोने में बैठा था। उसकी आंखें लगातार बह रही थी। वहीं ऋत्विक जमीन पर बैठा खाली नजरों से फर्श को देख रहा था, जैसे उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा हो कि यह सब सच है। आर्यांश ने दोनों को उस हालत में देखा। उसका दिल फिर से भारी हो गया, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। रूहान ने जैसे ही उसे देखा, उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। भैया, बस इतना कहकर वह रो पड़ा। आर्यांश ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। दूसरे हाथ से उसने ऋत्विक को भी अपने पास खींच लिया। कुछ पल तक तीनों भाई बस एक दूसरे को पकड़े खड़े रहे। फिर आर्यांश ने कहा, खुद को संभालो। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। अब तुम दोनों बच्चे नहीं रहे। मुझे पता है दर्द हो रहा है। मुझे पता है ऐसा लग रहा है जैसे सब खत्म हो गया, लेकिन हमें टूटने का हक नहीं है। माँ और पापा अब हमारे साथ नहीं हैं। कुछ सेकंड बाद उसने फिर कहा, लेकिन उनके दिए हुए संस्कार हमारे साथ हैं। उनकी यादें हमारे साथ हैं। और सबसे जरूरी, उसने दोनों के कंधों पर हाथ रखा। हम एक दूसरे के साथ हैं। रूहान की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। भैया, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं सच में नहीं कर पाऊंगा। आर्यांश ने उसके सिर पर हाथ फेरा। करोगे, क्योंकि तुम्हें करना पड़ेगा। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। ऋत्विक ने धीमी आवाज में कहा, मुझे अभी भी लग रहा है कि माँ दरवाजा खोलकर अंदर आ जाएंगी और कहेंगी कि यह सब एक बुरा सपना था। यह सुनकर आसपास खड़े लोगों की आंखें फिर भर आईं। आर्यांश कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने ऋत्विक को गले लगा लिया। काश ऐसा हो सकता, लेकिन सच्चाइयां हमें स्वीकार करनी पड़ती हैं। आज से मैं सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूं। मैं माँ पापा दोनों की जिम्मेदारी भी हूं। और मैं वादा करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम दोनों को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसी समय वाणी जी उठकर उनके पास आ गई। उन्होंने तीनों भाइयों को एक साथ देखा और उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हुए हाथों से आर्यांश का चेहरा छुआ। बेटा, बस इतना कहकर वह रो पड़ी। आर्यांश ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। दादी, उसने बस उन्हें अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बाद वीरेंद्र जी भी धीरे धीरे उनके पास आए। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वर्षों की सेना की जिंदगी ने उन्हें अपने भाव छिपाना सिखा दिया था। उन्होंने आर्यांश के कंधे पर हाथ रखा। मजबूत रहो। बस 2 शब्द। लेकिन उन 2 शब्दों में एक दादा का भरोसा भी था और एक टूटा हुआ पिता भी। आर्यांश ने उनकी तरफ देखा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस समय सिर्फ वह ही नहीं टूटा था, पूरा परिवार टूट चुका था और अब उसे सबके लिए खड़ा होना था। वह जानता था कि अगर वह नहीं संभलेगा तो बाकी लोग और ज्यादा बिखर जाएंगे। दूर खड़ी आर्या यह सब देख रही थी। कुछ देर पहले जो इंसान पूरी तरह टूट गया था, वही अब अपने परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद कबीर और दक्ष भी आर्यांश के पास आए। दक्ष ने धीरे से कहा, भाई, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हम हमेशा साथ हैं। कबीर ने भी सिर हिलाया। आप अकेले नहीं हैं।
आर्यांश ने पहली बार दोनों की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी। मुझे पता है। उसकी नजरें अपने दादा दादी पर गईं, फिर अपने भाइयों पर, फिर कुछ दूर खड़ी आर्या पर। उसने मन ही मन एक फैसला लिया। दर्द चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह टूट कर नहीं बैठेगा। अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता की याद के लिए, और उस सच के लिए जिसे वह किसी भी कीमत पर सामने लाकर रहेगा। उन्हें लगा था कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन सच तो यह था कि कहानी अभी शुरू हुई थी। कुछ ऐसे राज थे जो सामने आने पर रिश्तों, भरोसे और नफरत, सबकी परिभाषा बदल देने वाले थे। If you like this story, please like, subscribe and comment for next chapter.